गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मौलिक अधिकारों का अर्थ, विशेषताएं और भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए इसके बारे में अपन ने देखा कि मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार वर्तमान में नागरिकों को संविधान में दिए गए। इनके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है उसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की गई है। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में देखिए, कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है और इसके 2 अर्थ है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। यानी जो अनुच्छेद 14 है उसमें लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें देखिए 2 बातें हैं, एक है कानून के समक्ष समानता और एक है कानून का समान संरक्षण। जो प्रथम लाइन है, वाक्य है कानून के समक्ष समानता, ये अपन ने ब्रिटिश संविधान से लिया है, ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वहाँ से लिया है। और इसका अर्थ ये है कि राज्य के ऊपर एक तरीके से ये बंधन लगाया गया है या नियंत्रण लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन्हें एक समान लागू करेगा। एक समान कानून बनाएगा और एक समान लागू करेगा का अर्थ ये भी है कि किसी प्रकार के कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे और जो भी राज्य द्वारा साधारण विधि या साधारण विधि लोगों के लिए लाई गई है वो सब पर समान रूप से लागू होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब या अधिकारी गैर अधिकारी ऐसा कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। कानून के लिए सब क्या है, समान है और उन कानूनों का समान रूप से सबको पालन करना है। दूसरी जो बात है वो ये है कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो समान रूप से, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच गरीब की कोई अलग उसके लिए प्राथमिकता है या कोई अलग रास्ता है जिसके तहत वो जा सकता है। सबके लिए समान है कि न्यायालय सबको समान मानता है और न्यायालय उसको समान रूप से सबको संरक्षण जो देगा, बिना भेदभाव के समान व्यवहार करेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे एक जैसे अपराध के लिए सब लोगों को, चाहे कितने भी अमीर है गरीब है जो भी है, उनके साथ जो दंड है वो एक जैसे अपराध के लिए एक जैसा दंड दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में 2 बातें, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, समान है, सब लोगों को कानूनों का पालन समान रूप से करना है। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय इसमें या राज्य इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए, अपन देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। किस जगह ली? सार्वजनिक जीवन में कानून द्वारा राज्य ये निश्चित करेगा कि जो सार्वजनिक जीवन होता है, यानी सार्वजनिक चाहे स्थान है कोई भी, मान लीजिए आप जैसे सड़कें हैं, दुकानें हैं, होटलें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन पर किसी प्रकार का इन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर है, मूलवंश वो कहाँ का निवासी है, नस्ल है, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 15 में हालांकि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद है। जैसे राज्य को ये अनुमति है कि वह बच्चों या फिर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे,
जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कुछ अपवाद है जिनके आधार पर राज्य द्वारा, पर वो औचित्यपूर्ण होने चाहिए, युक्तिपूर्ण होने चाहिए, उनके आधार पर वह भेदभाव कर सकता है। जैसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यदि पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए राज्य किसी प्रकार का कोई प्रावधान है वो कर सकता है, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, तो इनके लिए कुछ अलग नियम राज्य द्वारा बनाए जा सकते हैं। वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समान जगह या समान कानून में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो समानता दी गई है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन यानी राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं उनमें सबको अवसर की समानता दी गई है, समान अवसर दिए जाएंगे। यानी राज्य के अधीन किसी पद पर कोई नियुक्ति होनी है तो उसमें सभी जो नागरिक हैं उनके लिए अवसर की समानता होगी, यानी सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इन जो केवल जो शब्द दिया गया है उसके अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो राज्य है वो अन्य आधार पर भेदभाव कर सकता है, या कुछ ऐसी राजकीय सेवाओं के लिए जैसे वो कुछ आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दें, या उस राज्य का निवासी होने का जो है वो भी लगा सकता है कि उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए कुछ स्थान है वो सुरक्षित रखे जा सकते हैं, उनकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन बाकी राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं या सरकारी पद हैं उनमें सबको समान अवसर दिए जाएंगे, बराबर अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था की जा सकती है। जैसे मंडल आयोग जो बनाया गया था उसकी सिफारिश के आधार पर नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने पहले 1990 में वीपी सिंह की जो सरकार थी उन्होंने सरकारी सेवाओं में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। बाद में नरसिम्हा राव सरकार ने उसको क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा और आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे लोगों को दिया गया, व्यक्तियों को। तो इस आधार पर कुछ भेदभाव है वो किया जा सकता है, लेकिन अन्य अवसर देने में किसी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगा। अब अपन देखते हैं आगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का समाप्ति के प्रयास किए गए हैं अनुच्छेद 17 के द्वारा। इसमें देखिए, अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक क्या माना गया, दंडनीय अपराध, यानी इसके लिए आपको सजा हो सकती है, दंड दिया जा सकता है, और न ही आप किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करेंगे। जैसे आप ऊंच नीच के आधार पर, दूसरों लोगों के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप इस तरीके का आचरण करते हैं और यदि आपने अस्पृश्यता के आचरण से किसी प्रकार की अयोग्यता उत्पन्न होती है तो उसके लिए आप दंड के भागी होंगे और आपको सजा दी जा सकती है। हालांकि संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था और उसको पूरे भारत में लागू किया गया, और इस कानून के द्वारा भी जो अस्पृश्यता को है एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 1955 में ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू किया गया था। इसका कारण यही था क्योंकि पहले देखिए, कुछ लोगों को जन्म या जाति के आधार पर सामाजिक रूप से बहिष्कृत या धर्म संबंधी मामलों में अलग रखा जाता था, एक तरीके से बहिष्कृत किया जाता था। तो इसलिए समानता लाने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए और सब लोगों को बराबर मानने के लिए ये व्यवस्था की गई और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 18 देखिए, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का निषेध किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें कुछ जो प्रावधान किए गए, एक तो कोई भी व्यक्ति सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। देखिए, सेना से संबंधित जैसे ये अपने परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, ये प्रदान किए जाते हैं, या विद्या से संबंधित जो भी उपाधियां हैं उनके अतिरिक्त
राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। जैसे पहले रियासतकालीन या भारत में वंशानुगत पद होते थे राजाओं के शासनकाल में, तो महाराजा, राजा, इस प्रकार के जो उपाधियां होती थी उनका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि ये समानता के अधिकार के क्या थी, विरुद्ध। इन उपाधियों से एक तरीके से समाज में भेदभाव उत्पन्न होता था, तो इनका अंत करने के लिए ये व्यवस्था की गई कि राज्य किसी प्रकार की कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा, केवल सेना और विद्या संबंधी वह उपाधियां प्रदान कर सकता है। दूसरा देखिए, ये अनुच्छेद ये भी निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ग्रहण करेगा, और यदि वो ग्रहण करता है तो उसके लिए पहले उसको राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। यानी भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। उसको विदेशी जो राज्य है उससे उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब देखिए, अपने यहाँ पर जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री या भारत रत्न जो ये उपाधियाँ दी जाती है, इनके लिए क्योंकि ये पुरस्कार जो दिए गए, ये न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि ये उपाधियाँ नहीं हैं, बल्कि एक तरीके से इनका प्रयोग अपने नाम के पहले लोग नहीं कर सकते। जैसे भारत रत्न नाम के आगे ये चीज़ नहीं लिख सकते, पहले जैसे राजा महाराजा लिखते थे, तो ये एक तरीके से उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होगा। यदि ऐसा करता है तो फिर वो समानता का उल्लंघन माना जाएगा। बाकी ये उपाधियाँ अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। बाद में मोरारजी देसाई की सरकार ने इनको समाप्त कर दिया था 1977 में, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया, और आज भी ये उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती। उपाधियों का अंत करने का कारण यही था कि सामाजिक जीवन में ये समानता का उल्लंघन करती थी, और समानता जो थी उसमें भेदभाव उत्पन्न करती थी। इसलिए कि अब राज्य सिर्फ सेना और विद्या संबंधी उपाधियां दे सकता है, बाकी कोई उपाधियां नहीं देगा। और यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि लेता है तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की परमिशन जो है, अनुमति पहले लेनी पड़ेगी। अगले वीडियो में अपन देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। धन्यवाद।